तैयार कर रखा था। और उस टॉर्चर रूम की पीछे की कहानी ये है, किस्सा ये है कि वहां पे वो उन लोगों को लेकर जाता था, ऐसे लोगों को जिनको सताना हो, जिनको तड़पाना हो, जिनके ऊपर जुल्म ढाना हो। तो हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। अतीक अहमद का ये दफ्तर जिसको बुलडोज कर दिया गया था, उसमें यहाँ पर हम मौजूद है। पर इस कार्यालय में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता था। इस कार्यालय में बताया जाता है कि 2 ऐसी जगह थी जहाँ पर सबका जाना मुमकिन नहीं था, हर कोई उस कमरे में नहीं पहुँच पाता था। उसमें से एक कमरा था टॉर्चर रूम, यानी कि एक ऐसा कमरा जहां पर वो लोगों को बंद किया जाता था। ये देखेंगे, ये कमरा जो है ये बिल्कुल बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इसको बनाया गया है और छोटी छोटी अलमारियों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस कमरे की अगर बात की जाए तो उमेश पाल ने 2007 में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें इस कमरे का जिक्र किया था और कहा था कि अतीक अहमद ने उसका अपहरण कर उसको इस ही कमरे में रखा था, यहीं पर वो उसको टॉर्चर करता था, परेशान करता था, गवाही वापस लेने का दबाव बनाता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जुल्म ढाता था, बल्कि अपनी रंगीनियों के लिए उसने क्या इंतजाम किए थे। जब उसके पास खाली वक्त हो तो किस तरीके से मुजरिक का शौक वो रखता था। और उसके लिए उसी दफ्तर में, सोचिए, जहां से वो चुनावी कार्य को संचालित करता हो, जहां पे एक नेता होने के तौर पे ये दिखावा, ये ढोंग कि मैं आम लोगों की फरियाद सुनता हूं, वहां पे बकायदा एक ऐसा उसने रूम तैयार कर रखा है जहां पे वो मुजरे सुना करता था, जहां पे रंगीनियां चलती थी, जहां चुनिंदा लोग हुआ करते थे। अब उस कमरे की तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ ये बड़ा सा हॉल जो आप देख रहे हैं, इसी से सटा एक और कमरा भी है, एक ऐसा कमरा जो कि दूसरा ऐसा कमरा था जहां पर हर कोई नहीं जा सकता, और वो कमरा था खास अय्याशियों के लिए बना हुआ कमरा। ये कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे के दरवाजे सबके लिए नहीं खुलते थे। यहाँ आप देखें, इस कमरे की सेटिंग्स को ज़रा देखें तो तीनों तरफ आप देखेंगे कि गद्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है। और जो लोग अतीक को जानते हैं उनका कहना है कि वो मुजरे का भी शौकीन था। तो ये वो कमरा था जहां पर उसका लुत्फ अतीक अहमद उठाता था। हालांकि जिस जगह की करके हमने आपको तस्वीर दिखाई, 2020 में उस पर बुलडोजर चल चुका है और सरकार को अच्छे से मालूम था कि इसने क्या क्या अवैध धंधे कर रखे हैं, क्या क्या कारोबार है और कैसे घर और दफ्तर पे बुलडोजर चले हैं। इसकी तमाम कहानियां हम आपको बताते रहे। लेकिन सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका, ये एक बार नहीं, 20 दफे इस तरीके की तमाम जो बातें रही है, उसके जुल्म की कहानी रही है, उसके रंगीनियों की अतीक की कहानी रही है, वो सब हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं। और यही वजह है कि उसके मारे जाने के बाद भी शायद प्रियंका, शाइस्ता और गुड्डू अभी भी तलाश। जी बिल्कुल, ना केवल शाइस्ता, गुड्डू, जो शाबिर है और गुलाम जिसको कहा जा रहा है, ये तमाम लोग फरार हैं। ना केवल इनके परिवार के बल्कि इनकी देवरानी ज़ैनब की बात की जाए, दोनों बेटियां, तमाम लोग बाहर हैं और फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार चल रही है। आज इस केस के बारे में अगर अपडेट करें तो जो तीनों शूटर हैं उनको यहाँ से आज उनकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही थी, यहाँ से सीधा प्रतापगढ़ जेल लेके जाया जा चुका है, क्योंकि नैनी जेल को लेकर पहले ही ये इनपुट पुलिस के पास आ गया था कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं वो इन तीनों शूटरों पे हमला करवा सकते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि अतीक का गैंग अभी मरा नहीं है, अतीक का गैंग जिंदा है। और इसी वजह से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नैनी जेल के बजाय प्रतापगढ़ जेल में इन तीनों शूटर्स को पहुंचा दिया गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही, मीडिया तक को उसकी जानकारी नहीं हुई। और इसके अलावा अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एसटीएफ लगातार अलग अलग जगह जो है वो छापे मार रही है, शाइस्ता के लिए, गुड्डू मुस्लिम के लिए, लेकिन फिलहाल हाथ कुछ नहीं आ रहा है। जी रीमा। प्रियंका, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन दर्शकों की सहूलियत के लिए एक और बड़ी खबर इस वक्त हम अपडेट कर दें। वो बड़ी खबर ये है कि जिन 3 शूटर्स की बार बार हम बातें बता रहे हैं, दरअसल वो 3 नहीं है, वो कल से ही हमने आपको अपडेट करना शुरू कर दिया है कि उनकी संख्या 5